डियर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, प्रशासनिक गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने टेस्ट सीरीज़ का 8वां टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट सीरीज़ का दूसरा मॉक पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का पेपर यूपीएससी में पूछे जाने वाले जीएस के छद्म प्रश्न पत्र के समान होगा, अर्थात इसमें 100 प्रश्न होंगे। ठीक उसी प्रकार से मिक्स प्रश्न होंगे, यानी इसमें सभी विषयों से संबंधित एक विशेष अनुपात के साथ आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं और आज का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, वर्ष 2018 में जीडीपी के मामले में विश्व में भारत की रैंकिंग 5 से 7वें स्थान पर गिर गई। इसकी वजह थी, दो स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की तुलना में भारत की जीडीपी विकास दर में गिरावट हुई थी। नंबर 2, भारतीय मुद्रा का मूल्य ह्रास हुआ था। कोड है ABCD। इसमें आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। सही उत्तर के लिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन पहले आपको बता दूं। दरअसल इस वर्ष डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्यह्रास में तेज़ी से पतन के कारण जीडीपी में वृद्धि के बावजूद भारत की जीडीपी वर्ष 2018 में +2.67 ट्रिलियन पर ही लगभग स्थिर रह गई थी, अर्थात भारत की रैंकिंग 5 से 7वें स्थान पर गिर गई थी। अब इस तरह के रिजल्ट में दोनों स्टेटमेंट में सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट भारतीय मुद्रा का मूल्य ह्रास हुआ था, जिस कारण ये पतन हुआ था, इसलिए सही विकल्प होगा विकल्प बी, अर्थात केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों में शामिल है? पहला, ऋण की वसूली। दूसरा, विनिवेश प्राप्तियां। तीसरा, उधार और अन्य देनदारियां। कोड में 4 कोड दिए गए हैं ABCD। आपको इसमें से सही उत्तर बताना है। चलिए पहले मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर बताता हूं। दरअसल 3 प्रकार के परिस्थितियां या पूंजी प्राप्तियों का वर्णन किया गया है। ऋण की वसूली और विनिवेश प्राप्तियां गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों में शामिल है, जबकि उधार और अन्य देयताएं पूंजी प्राप्तियां तो हैं, लेकिन भविष्य में चुकाए जाने वाले ऋण के रूप में है। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं होगा, पहला और दूसरा केवल सही होगा, और पहला और दूसरा विकल्प आपको दिया गया है ऑप्शन बी में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? स्टेटमेंट नंबर 1, 14 राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान दिया गया है, सही बात है। सेक्टर विशिष्ट अनुदान के लिए कोई सिफारिश नहीं है, ये गलत बात है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टरों के लिए अनुदान दिया गया है। और तीसरा, आपदा प्रबंध अनुदान, ये भी अनुदान दिया गया है 2020-21 के लिए। इस प्रकार सही विकल्प हो गया विकल्प मतलब स्टेटमेंट पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पहले और तीसरे के सही के लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अर्थात 1 और 3 सही है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है, सेक्टर विशेष के लिए किस सेक्टर विशेष में अनुदान दिया गया है उसकी चर्चा कर देते हैं। वित्त आयोग ने 2020-21 में पोषण के लिए अनुदान की सिफारिश की है। अन्य क्षेत्रों के लिए सेक्टर विशिष्ट अनुदान अंतिम रिपोर्ट में प्रदान किए जाएंगे। ये हैं पोषण, स्वास्थ्य, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, न्यायपालिका, ग्रामीण संपर्क, रेलवे, पुलिस प्रशिक्षण और आवास जैसे सेक्टर के लिए विशिष्ट अनुदानों का प्रावधान किए जाने की बात कही गई है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि विशेष सेक्टर में कोई अनुदान सिफारिश नहीं है, सो ये गलत हो जाएगा। तो आपका सही विकल्प है विकल्प बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सेवा निर्यात की संरचना पिछले कुछ वर्षों में अपरिवर्तित रही है। भारत में सबसे बड़ा सेवा निर्यात कौन सा है? ए परिवहन,
बी सॉफ्टवेयर निर्यात, सी व्यावसायिक सेवाएं, डी यात्रा। इसका सही आंसर है बी फॉर सॉफ्टवेयर निर्यात। चलिए इसे हम थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं जिससे चीज़ें समझना आसान हो जाए। सॉफ्टवेयर सेवाएं कुल सेवाओं के निर्यात का लगभग 40 से 45% हैं। इसके बाद व्यापार सेवाएं आती हैं जो लगभग 18 से 20% हैं। यात्रा सेवा से संबंधित 11 से 14% की आय होती है और परिवहन सेवा से 9 से 11% की आय होती है। इसलिए सॉफ्टवेयर सेवाएं सबसे बड़े आय के स्रोत के रूप में है, यानी निर्यात जो सबसे सेवा निर्यात है वो सॉफ्टवेयर निर्यात है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मौद्रिक नीति समिति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? नंबर 1, यह भारत में बेंचमार्क ब्याज दर को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। सही है। समिति का वर्तमान अधिदेश 31 मार्च 2021 तक 6% की ऊपरी सहिष्णुता स्तर के साथ 4% वार्षिक मुद्रास्फीति बनाए रखने के लिए है। ये भी सही है। तीसरा, मुद्रास्फीति दर का लक्ष्य आरबीआई की एक समिति द्वारा तय किया गया है। ये गलत है। इस प्रकार पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मुद्रास्फीति का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा तय किया जाता है, न कि आरबीआई के द्वारा। इस प्रकार पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 1 अप्रैल 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के बाद 8 राष्ट्रीय स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और 4 क्षेत्रीय स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंकों की सूची में शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक। सही विकल्प है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारत में मूल्य सूचकांकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का पता लगाएं। नंबर 1, वर्तमान में सीपीआई अर्थात ग्रामीण, शहरी और संयुक्त एनएसओ द्वारा प्रकाशित की जा रही हैं। नंबर 2, एनएसओ योजना मंत्रालय के तहत काम करता है। तीसरा, एनएसओ ने उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक भी जारी किया है। नीचे कोड में आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। सो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है एनएसओ योजना मंत्रालय के तहत काम करता है, जबकि एनएसओ सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इस प्रकार आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, जिसमें कहा गया कि पहला और तीसरा सही है और दूसरा नंबर का स्टेटमेंट गलत है। सो आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आरबीआई में निम्नलिखित में से किस क्रिया अथवा क्रियाओं का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक उधार दर को कम करना था? नंबर 1, ऑपरेशन ट्विस्ट। सही बात है। दीर्घकालिक रिपो परिचालन यानी लेट्रो LTRO नहीं। तीसरा, रेपो रेट में कमी नहीं। सो आपका सही आंसर है विकल्प ए। केवल एक ऑपरेशन ट्विस्ट सही है, बाकी 2 गलत क्यों हैं चलिए वो भी समझ लेते हैं। दरअसल LTRO का उद्देश्य मौद्रिक संचरण का समर्थन करना है, क्योंकि बैंक अपने ग्राहकों को रेपो दर घटने का लाभ देने में असमर्थ थे। नेक्स्ट, रेपो दर में कमी से सभी ब्याज दर में कमी आएगी, चाहे वह छोटी अवधि की हो या लंबी अवधि की। ऑपरेशन ट्विस्ट का मकसद दीर्घावधिक ऋण व ब्याज दरों को कम करके और अल्पावधिक ऋण पर ब्याज दरों को बढ़ाकर दीर्घावधिक ऋण और अल्पावधिक ऋण ब्याज दर के बीच के अंतर को कम करना था। इस प्रकार सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, क्योंकि बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। सो सही विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कुछ राज्यों ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए योजनाओं की घोषणा की है।
निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन है नहीं खाता है। नंबर 1, आजीविका और आय संवर्धन KALIA के लिए कृषक सहायता उड़ीसा सरकार ने शुरू की है, सही बात है। दूसरा, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ये झारखंड ने शुरू किया, ये भी सही बात है। तीसरा, रायथू बंधु तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है, ये भी सही है। हमें बताना निम्न में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो ये सभी मेल खाते हैं। तो ऑप्शन ढूंढते हैं तो ABCD में D ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं है जो मेल नहीं खाता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है जो मेल नहीं खाता है। सो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन D फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। NFSA 2013 के तहत लाभार्थियों की पहचान 2 श्रेणियों के अंतर्गत है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नंबर 1, प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो प्राप्त करने का हक है। नंबर 2, AAY परिवारों को प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलना जारी है। ये दोनों ही जो 2 श्रेणियां हैं, ये दोनों ही वही श्रेणियां हैं, अर्थात दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निजी उद्यमिता गारंटी योजना PEG के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नंबर 1, यह 2008 में तैयार किया गया था। नंबर 2, इसका उद्देश्य PPP मोड में गोदामों का निर्माण करके मौजूदा भंडारण क्षमता को बढ़ाना है। नंबर 3, इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा गोदामों के निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, तीसरा सही नहीं है, लिहाजा सही विकल्प हो जाएगा उत्तर और विकल्प C, अर्थात 1 और 2। चलिए ये भी समझ लें कि तीसरा विकल्प सही नहीं है, तो क्यों सही नहीं है। इस योजना के तहत गोदामों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कोई धन आवंटित नहीं किया जाता है और पूर्ण निवेश निजी दलों CWC राज्य एजेंसियों द्वारा अपने स्वयं के धन और भूमि की व्यवस्था करके किया जाता है। एक गोदाम का निर्माण और उसे संभालने के बाद FCI निजी निवेशकों के मामले में 10 साल के लिए और CWC SWC राज्य एजेंसियों के मामले में 9 साल के लिए किराए की गारंटी देता है। संग्रहित खाद्यान्नों की मात्रा की परवाह किए बिना यह काम किया जाता है। सो आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मानव विकास सूचकांक में भारत के प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? नंबर 1, भारत को मानव विकास सूचकांक की मध्यम श्रेणी में रखा गया है। नंबर 2, 2010 से 2018 के दौरान चीन की तुलना में भारत की औसत वार्षिक HDI वृद्धि तेज है। नंबर 3, मानव विकास में सुधार के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं के वितरण में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन से सही हैं, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा विकल्प D फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है या है? नंबर 1, यह हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नंबर 2, शून्य भूख हासिल करना स्थायी विकास लक्ष्यों में से एक है। नंबर 3, बच्चों का अल्प भार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में प्रयुक्त संकेतकों में से एक है। आपसे पूछा गया इसमें से गलत संकेतक कौन सा है, तो पहला जो संकेतक है कि हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है, ये गलत है, लेकिन बाकी दोनों संकेतक सही हैं। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प A। चलिए डिटेल कर देते हैं कि आखिर पहला गलत है तो गलत क्यों है। दरअसल हर साल अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा हंगर इंडेक्स पब्लिश किया जाता है, न कि UNO के द्वारा। सो ये तो एक जस्टिफिकेशन हो गया। बाकी इसका दूसरा लक्ष्य है शून्य भूख से SDG
का लक्ष्य निर्धारित करना, ये सही है। 3 आयाम और 4 अन्य संकेतक हैं, जिसमें अपर्याप्त भोजन की आपूर्ति 1/3, अधोमुखता, बाल मृत्यु दर 1/3, बाल मृत्यु दर, बाल अल्पशोषण और बच्चों के अल्प भार और बौनापन जैसे संकेतकों को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? नंबर 1, इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था, गलत बात है। दूसरा, इनमें से 3 पदेन सदस्य और 4 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, सही है। यह सहकारी संघवाद की वकालत करता है, ये भी सही है। इस प्रकार 3 स्टेटमेंट में से दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि पहला गलत है। 4 विकल्पों में से आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, जो कहता है कि दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शीर्ष 5 राज्यों का 2018 में देश में होने वाली कुल विदेशी पर्यटकों की यात्राओं का लगभग 67% हिस्सा है। शीर्ष 5 राज्यों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन है, ए दिल्ली, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी गोवा। आपका सही विकल्प है विकल्प डी गोवा। चलिए, ये आंसर डी गोवा ही क्यों है, जरा डिटेल कर देते हैं। शीर्ष 5 राज्य जो विदेशियों को आकर्षित करते हैं वो हैं तमिलनाडु नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2, उत्तर प्रदेश नंबर 3, दिल्ली नंबर 4 और राजस्थान नंबर 5। इसी तरह घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शीर्ष 5 राज्य हैं तमिलनाडु नंबर 1, उत्तर प्रदेश नंबर 2, कर्नाटका नंबर 3, आंध्र प्रदेश नंबर 4 और महाराष्ट्र नंबर 5। तो आपका सही विकल्प है विकल्प डी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सार और तत्व के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। नंबर 1, यह सिद्धांत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के क्षेत्र में प्रासंगिक है, सही बात है। नंबर 2, यह संघीय और एकात्मक दोनों संविधान के मामले में लागू होता है, गलत बात है। नंबर 3, यह राजस्थान बनाम जी चावला मामले 1959 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहली बार प्रस्तावित किया गया था। कूट के रूप में आपको बताना है कि इसमें कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 सही हैं। इस आधार पर सही ऑप्शन है विकल्प सी। आइए बताते हैं कि विकल्प सी ही क्यों सही है। दरअसल पहले विकल्प के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के विभाजन के क्षेत्र में सार और तत्व का सिद्धांत प्रासंगिक है, इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। यह केवल संघीय संवैधानिक व्यवस्था के मामले में लागू होता है। यह एक विधायिका द्वारा पारित कानून की कानूनी वैधता को उसके क्षेत्र में आने वाले विषय पर परीक्षण करने के लिए लागू किया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में कानून किसी अन्य सूची के विषय की व्याख्या करता है। ठीक है। नेक्स्ट सी ऑप्शन जो थर्ड स्टेटमेंट था, सुप्रीम कोर्ट के राजस्थान राज्य बनाम जी चावला मामले 1959 के अनुसार यह पता लगाया जाना चाहिए कि कानून का सार और तत्व क्या है। इस प्रकार स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वो गलत है। इस हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए कथनों पर विचार करें। नंबर 1, आर्टिकल 31A उन कानूनों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है जो अनुच्छेद 14 और 19 से कृषि सुधारों के लिए प्रदान किए गए हैं। नंबर 2, आर्टिकल 31B को संविधान में पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा डाला गया था। नंबर 3, नवी अनुसूची अनुच्छेद 31A की व्याख्या है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए साहब एक्सप्लेन कर देते हैं। अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B को 1951 के पहले संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में डाला गया था, जबकि नवी अनुसूची अनुच्छेद 31B का स्पष्टीकरण। इस हिसाब से आपके प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, धन विधेयक सहित राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक
भारतीय राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है और यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी गई स्वीकृति के बाद ही कानून बन सकता है। कौन सा संवैधानिक प्रावधान इस तरह का संदर्भ देता है? ए. अनुच्छेद 288(2), बी. अनुच्छेद 324(b), सी. अनुच्छेद 200 एंड डी. अनुच्छेद 169। सही विकल्प है विकल्प सी, अनुच्छेद 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। संसद के कार्यालय में शामिल है नंबर 1 अध्यक्ष लोकसभा, नंबर 2 उपाध्यक्ष लोकसभा, नंबर 3 लोकसभा के महासचिव, नंबर 4 राज्यसभा के सभापति। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनना है। 4 ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। आपका सही विकल्प होगा विकल्प डी, जो कहता है कि उपरोक्त सभी संसद के कार्यालय के अंतर्गत शामिल माने गए हैं। दरअसल संसद के प्रत्येक सदन में इसके अधिकारी होते हैं। लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है, जबकि राज्यसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा लोकसभा में अध्यक्ष का एक पैनल और राज्यसभा में उपाध्यक्ष का एक पैनल नियुक्त किया जाता है। महासचिव दोनों सदनों के सचिवालय का प्रमुख होता है। वह सदन के एक अधिकारी द्वारा नियुक्त एक स्थायी अधिकारी भी होता है। इस आधार पर प्रश्न में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें 4 जो स्टेटमेंट हैं वो 4 के चारों सही हैं। इस प्रकार आंसर डी उपरोक्त सभी सही होगा। डी मीन्स दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। नागरिक अधिकारों अधिनियम 1955 के संरक्षण में अपराधों का परीक्षण किन अदालतों के द्वारा किया जाता है? ए. सत्र न्यायालय, बी. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सी. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, डी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। सही विकल्प है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अर्थात बी। बी फॉर बॉम्बे इसका सही विकल्प होगा। प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों को नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 के संरक्षण में अपराधों के मुकदमों के लिए विशेष अदालत रखने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। पहली बार आपराधिक जनजाति अधिनियम कब लागू किया गया था? ए. 1952, बी. 1927, सी. 1871 एंड डी. 1911। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1871। वर्ष 1871 में ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पारित किया जिसे आमतौर पर आपराधिक जनजाति अधिनियम के रूप में जाना जाता है। यह भारत में पहली बार लागू किया गया था और तब केवल भारत के उत्तरी भाग में इसे लागू किया गया था। बाद में इसे बंगाल के क्षेत्र तक विस्तारित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। दिए गए कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूटों में से गलत कथनों का चयन करें। नंबर 1, भारतीय संघ के एक राज्य को सीधे विदेशी ऋण लेने के लिए भारत के संविधान के तहत अधिकार प्राप्त नहीं है। नंबर 2, कृषि आयकर भारत के वित्त आयोग द्वारा राज्य सरकार को सौंपा जाता है। आपसे पूछा गया इसमें से कौन सा गलत कथन है, तो केवल दूसरा नंबर कथन गलत कथन है। इस आधार पर सही विकल्प होगा विकल्प बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट गलत है लेकिन पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। राज्यसभा का गठन पहली बार किस वर्ष में किया गया था? ए. 1950, बी. 1951, सी. 1952 एंड डी. 1953। द राइट आंसर इज सी, 1952। चलिए इसे थोड़ा डिटेल कर दें। राज्यसभा या अध्ययन परिषद भारत की संसद का खुला सदन है। संविधान के अनुच्छेद 80 घ में राज्यसभा की अधिकतम शक्ति 250 बताई गई है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? ए. समानता का अधिकार, बी. समान आश्रय का अधिकार, सी. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, डी. स्वतंत्रता का अधिकार। आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, समान आश्रय का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। नंबर 1, प्रत्येक मंत्रालयों को एक मंत्री को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सौंपा जाता है।
नंबर 2, भारत सरकार के विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव की सलाह पर किया जाता है। 4 ऑप्शन है A, B, C, D। आपसे पूछा गया था कौन सा कूट सही है, तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इस आधार पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए, केवल ऑप्शन ए क्यों सही है जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। कैबिनेट सचिव की सिफारिश पर प्रधानमंत्री के द्वारा भारत के शासन के विभागों को तैयार नहीं किया गया है। कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, वह सिविल सेवा बोर्ड के अध्यक्ष भी होते हैं। प्रत्येक मंत्रालय को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सौंपा जाता है। राइट, तो इस आधार पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संसद की स्वर्ण जयंती किस वर्ष मनाई गई? ए 1997, बी 1998, सी 2002 एंड डी 2004। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 2002, क्योंकि संसद की स्वर्ण जयंती 13 मई वर्ष 2002 को भारतीय संसद की स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। इस आधार पर सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। ए, लोकसभा के 11 सदस्य, राज्यसभा के 5 सदस्य, कुल 16 सदस्य। बी ऑप्शन है लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा के 7 सदस्य, कुल 22 सदस्य। सी ऑप्शन है लोकसभा के 10 सदस्य, राज्यसभा के 4 सदस्य, कुल 14 सदस्य। डी ऑप्शन है लोकसभा के 16 सदस्य, राज्यसभा के 10 सदस्य, कुल 26 सदस्य। दरअसल इसका सही विकल्प है विकल्प बी। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना किस राज्य की पहल है जो शहरी निवासियों को प्रथम 120 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी देता है? सही विकल्प है विकल्प बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 3 मई को दुनिया भर में मनाए जाने वाले विश्व प्रेस स्वतंत्रता का विषय क्या है? ए, बिना सीमाओं के पत्रकारिता, बी, बिना किसी डर या पक्षपात के पत्रकारिता, सी, प्रेस को वास्तविक स्वतंत्रता की आवश्यकता है, और डी, बिना किसी दबाव के प्रेस स्वतंत्रता। सही विकल्प है बिना किसी डर या पक्षपात के पत्रकारिता, अर्थात बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और लोकपाल सदस्य का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए, के.एस. निसार अहमद, बी, मैथ्यू अनिकोजिकट्टिल, सी, कुदनिका कपाड़िया, और डी, अजय कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन डी सही है, मिस्टर अजय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। भारत में एशियाई एक्स की सबसे बड़ी आबादी है। आज लगभग 26,000 से 28,000 एक्स उनके प्राकृतिक आवास में सदाबहार जंगलों, सूखे कांटे वाले जंगलों, दलदलों और घास के मैदान में फैले हुए हैं। हालांकि इनका मुख्य निवास स्थान नम पर्णपाती वन है। भारत में एक्स की आबादी उत्तर पश्चिमी भारत से प्राप्त होती है, जहां वे देहरादून, बिजनौर और नैनीताल जिलों के वन प्रभागों में पाए जाते हैं। ए, ये कर्नाटक और केरल के राज्यों में पश्चिमी घाट और तमिलनाडु में भी हैं। मध्य भारत में उनकी आबादी दक्षिणी बिहार और उड़ीसा में पाई जाती है। पूर्व में वे उत्तर बंगाल, असम और कुछ अन्य राज्यों में प्रमुख हैं। इस उद्धरण में उल्लिखित जानवर एक्स है। ए, शेर, बी, बाघ, सी, हाथी, और डी, एक सींग वाले गैंडे। ऊपर दिए गए विवरण के आधार पर जो जानवर सबसे ज़्यादा करीबी दिखाई दे रहा है वो है हाथी। सो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में क्षेत्रीय असमानताएं अधिक हैं और हाल के वर्षों में इसकी वजह से वृद्धि हुई है। नंबर 1, केवल चुनिंदा स्थानों में ही समय के साथ लगातार निवेश होता है। नंबर 2, कुछ क्षेत्र
कृषि जलवायु में कम प्रवाहकीय विकास है। नंबर 3, कुछ क्षेत्रों में कम या कोई कृषि परिवर्तन और सामाजिक और आर्थिक अवसरों की कमी का सामना करना जारी है। 4th, कुछ क्षेत्रों को निरंतर राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा है। आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन, इसमें 1, 2 और 3 यानी पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि चौथा स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के साथ रिलेवेंट नहीं होगा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ए, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र उत्तर बिहार का मैदान, सही बात है। बी, सूखाग्रस्त क्षेत्र उड़ीसा का कालाहांडी जिला, सही बात है। सी, भूकंपी क्षेत्र हिमालय क्षेत्र, ये भी सही है। डी, भूस्खलन क्षेत्र छोटा नागपुर, यही गलत है। सो ऑप्शन डी आपका सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि यह जोड़ा सही मेल नहीं खाता है। चलिए, तो ये सही मेल नहीं खाता है, तो सही मेल क्या है? दरअसल छोटा नागपुर पठार जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, जो भूमि का स्थिर खंड है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भूस्खलन क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पश्चिम मानसून से जुड़ी एक विशिष्ट घटना शुष्क मौसम के विराम या चरण की प्रवृत्ति है। वर्षा में ये विराम किससे संबंधित है? ए, स्थानीय मौसम द्वारा निर्मित रुकावटें। बी, मानसून धाराओं का विघटन। सी, उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब का आगमन। डी, हवाओं की आमद में कमजोरी। सही विकल्प होगा विकल्प सी, उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब का आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सूर्योदय के समय संदर्भ में सबसे प्रथम से लेकर सबसे अंतिम तक 4 शहरों का सही क्रम कौन सा है? 4 ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। आप अगर विकल्प सी को ध्यान दें तो सबसे पहले तेजपुर नॉर्थ ईस्ट में, फिर कलकत्ता, फिर रायपुर और कोटा सही कालानुक्रम या सही सीक्वेंस है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। जब हम इसे डिटेल समझने की कोशिश करें, एटलस में आप इसे देखें तो आपको असम में तेजपुर, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता, छत्तीसगढ़ में रायपुर और राजस्थान में कोटा में मिलेगा, क्योंकि आप सूर्योदय के क्रम में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, बाकी कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत में गुजरात सबसे बड़ा नमक उत्पादक क्यों है? ए, यहाँ उपलब्ध समुद्र का पानी अधिक नमकीन है। बी, गुजरात के पास सबसे लंबे शुष्क तटीय क्षेत्र हैं। सी, गुजरात में उथले समुद्रों का बड़ा क्षेत्र है। डी, गुजरात के किसान नमक बनाने में अधिक कुशल हैं। सही विकल्प है विकल्प बी, जिसका अर्थ हुआ गुजरात के पास सबसे लंबे शुष्क तटीय क्षेत्र हैं। चलिए, इसका लाभ क्या होता है वो भी समझ लीजिए। गुजरात के पास सबसे लंबे शुष्क तटीय क्षेत्र हैं और कम वर्षा के कारण यहाँ भारी वाष्पीकरण होता है, जो नमक उत्पादन में मदद करता है। और भारत में कुल नमक उत्पादन का लगभग 78% गुजरात में ही उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, अमरकंटक पठार से नदी का उद्गम होता है। उत्तर की ओर कुछ दूर तक बहने के बाद यह कैमूर रेंज से मिलती है और रामनगर में गंगा में विलीन हो जाती है। ये बात किस नदी के लिए लागू होती है? 4 ऑप्शन है, ए, सोन नदी, बी, नर्मदा नदी, सी, महानदी और डी, गोदावरी नदी। सही विकल्प है विकल्प ए, सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 38, यह नदी पीर पंजाल श्रेणी में एक गहरी खाई को काटती है और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और थोड़ी दूरी के लिए इस दिशा में बहती है या फिर अखनूर के पास के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, रावी नदी, बी, सतलज नदी, सी, चिनाब नदी, डी, सिंधु नदी। सही विकल्प है सी, चिनाब नदी। चलिए, चिनाब नदी के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको दे दें। चिनाब नदी का उद्गम जस्कर रेंज के लाहौल स्फीति में बारलाचा दर्रे से होता है। ये जम्मू और कश्मीर में अखनूर के पास मैदानों में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, इस नदी का सतपुड़ा रेंज में बैतूल जिले में उदय होता है और पश्चिम की ओर बहती है। यह एक गहरी और सकरी घाटी से होते हुए
पश्चिमी घाट को पार करती है और कैम्बे की खाड़ी में गिरती है? ए नर्मदा नदी, बी तापी नदी, सी चंबल नदी और डी सोन नदी। राइट आंसर इज तापी नदी यानी बी। चलिए इस बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दे दें। मध्य प्रदेश के सुपौल जिले में सतपुड़ा रेंज पर मुल्ताई के पास तापी नदी निकलती है और ये पश्चिम की ओर बहती है और कैम्बे की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित सिल्वा रेंज में नदी का उदय हुआ है? ए नर्मदा नदी, बी महानदी, सी गोदावरी नदी, डी कृष्णा नदी। आंसर बी महानदी। महानदी रायपुर जिले में सियावा के पास दंडकारण्य की उत्तरी तलहटी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। चेरबानियानी रीफ किसमें स्थित है? ए अंडमान समुद्र में, बी बंगाल की खाड़ी में, सी खंबात की खाड़ी में, डी लक्षद्वीप समुद्र में। आंसर इज डी लक्षद्वीप समुद्र में। चेरबियानी रीफ को बेलेपानी रीफ के रूप में भी जाना जाता है, जो भारत में द्वीप लक्षद्वीप के अमीन दीवी द्वीप समूह से संबंधित एक प्रवाल अटोल है। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें और सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित प्रदेश के को कोरिलेट करना है। नंबर 1, सूची 1 में ए पनकी, बी कोटा, सी सतपुड़ा और डी नेवेली। सूची 2 में मध्य प्रदेश, नंबर 2 में उत्तर प्रदेश, नंबर 3 तमिलनाडु और नंबर 4 राजस्थान। चलिए इन्हें मैच करते हैं। ए पनकी जो कानपुर के पास है, उत्तर प्रदेश से मैच कर दीजिए, सो ए को 2 से मैच कर दीजिए। बी कोटा राजस्थान में है, इसको 4 से मैच कर दीजिए। सी सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है, इसे नंबर 1 से मैच कर दीजिए। डी नवेली, इसे तमिलनाडु से मैच कर दीजिए। इस प्रकार कॉम्बिनेशन बना A2, B4, C1 और D3 और ऐसा कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन A, जो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प A। ये चारों विकल्प हैं क्या? ये दरअसल थर्मल पावर परियोजनाएं हैं। पनकी परियोजना उत्तर प्रदेश में है, कोटा में भी थर्मल परियोजना है, इसी तरह मध्य प्रदेश के सतपुड़ा में भी थर्मल परियोजना है और नेवेली में भी थर्मल परियोजनाएं विद्यमान हैं। इन थर्मल परियोजनाओं के लोकेशन संबंधित स्टेट्स के आधार पर आपसे ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूर्वी घाट पश्चिमी घाटों की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। नंबर 2, अरावली पर्वत आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा में मदद करते हैं। नंबर 3, उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून की वापसी से भारी वर्षा होती है। और नंबर 4, उत्तर पूर्वी भारत में मानसून की वापसी से भारी वर्षा होती है। सही स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 4, उत्तर पूर्वी भारत में मानसून की वापसी से भारी वर्षा होती है। सो केवल 4th नंबर स्टेटमेंट सही है और ऐसा ऑप्शन विकल्प है विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। उदयपुर जिले की जवार की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ए स्वर्ण, बी जस्ता, सी लोहा और डी बॉक्साइट। सही आंसर है बी जस्ता। जस्ते के अलावा यहाँ से लेड भी पाया जाता है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में केवल जस्ता है तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी जस्ता, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें और सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में विभिन्न संस्थानों की लिस्ट है और सूची 2 में संबंधित शहरों के नाम हैं। आपको इन दोनों को मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। सूची 1, ए वन अनुसंधान संस्थान, बी काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, सी वन उत्पादकता केंद्र, डी जैव प्रौद्योगिकी और मैंग्रोव वनों हेतु अत्याधुनिक केंद्र, ई उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान। सूची 2 में नंबर 1 पे है बैंगलोर, नंबर 2 पे है हैदराबाद, नंबर 3 पे जबलपुर, नंबर 4 देहरादून, नंबर 5 रांची। चलिए एक एक को मैच करते हैं। नंबर 1 वन अनुसंधान केंद्र, ये देहरादून में है, तो ए को 4 से मैच कर दीजिए। बी
काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर में है, तो बी को 1 से मैच कर दीजिए। सी, वन उत्पादकता केंद्र रांची में है रिसर्च सेंटर ये, सो सी को 5 से मैच कर दीजिए। नेक्स्ट, जैव प्रौद्योगिकी और मैंग्रोव वनों हेतु अत्याधुनिक केंद्र हैदराबाद में है, सो इसे डी को 2 से मैच कर दीजिए। उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है, तो ई को 3 से मैच कर दीजिए। सो आपका जो कॉम्बिनेशन बना, ए का 4, डी बी का 1, सी का 5, डी का 2 और ई का 3, और ये कॉम्बिनेशन 45 नंबर क्वेश्चन के सी ऑप्शन में मिलता है, सो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, जंग लगने यानी रस्टिंग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, जंग लगने के लिए वायु अर्थात ऑक्सीजन तथा जल दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। नंबर 2, गैल्वनीकरण या गैल्वनाइजेशन में लौह और इस्पात को सक्षरण यानी कोरेशन से बचाने के लिए उसके ऊपर टिन और क्रोमियम की एक परत चढ़ा दी जाती है। थर्ड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में लोहे को बचाने के लिए जस्ते की एक पतली परत का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा गया है उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है। सो इसमें सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा तीसरा सही नहीं है, सो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अर्थात दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए फिर सही क्या है वो जान लेते हैं। गैल्वनीकरण में लौह और इस्पात को क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जबकि इलेक्ट्रोट्रिलिजिट में तांबे की पतली परत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में कुछ बायोकेमिकल्स के नाम हैं या इनको आप शरीर में पाए जाने वाले जैव रसायनों के नाम हैं, और दूसरी तरफ उनका पाचन से संबंधित या आप ये कहिए उनका जो अलग अलग रासायनिक स्वरूप है उसके संबंध हैं अंगों से, उससे आपको सुमेलित करने को कहा गया है। सूची 1 में है ए कार्बोहाइड्रेट, बी एंजाइम, सी हार्मोन और डी है प्रोटीन। आपको सूची 2 में मैच करना है कि पेप्सिन क्या है, स्टार्च क्या है, केराटिन क्या है और प्रोजेस्टेरॉन क्या है। चलिए साहब, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ए को 2 से मैच कर दीजिए, क्योंकि स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, वैज्ञानिक भाषा में इसे पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। बी एंजाइम है, इसमें एंजाइम का नाम पेप्सिन है, तो आप बी को A1 से मैच कर दीजिए, क्योंकि पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन पचाने के काम आता है। सी हार्मोन, 4 लिस्ट में आपको हार्मोन का नाम ढूंढना है। चौथे नंबर पर प्रोजेस्टेरॉन है, ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स है, यानी ये जनन अंगों को उत्सर्जित करने या उत्प्रेरित करने के काम में आने वाला एक हार्मोन है, ये एक प्रकार का हार्मोन है। सो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन हो गया। डी प्रोटीन, अब नंबर 3 कैरोटीन नाम का जो पदार्थ है ये एक प्रकार का प्रोटीन है, ये नाखून और बालों जैसी चीज़ों में पाया जाता है। सो अब आपके पास 4 मैच हो गए, ए का 2 से मैच हो गया, बी का 1 से मैच हो गया, सी का 4 से और डी का 3 से मैच हो गया, और ऐसी मैचिंग ऑप्शन बी में देखने को मिलती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, अगर जिसे सामान्यतः एक सांश्लेषिक वृद्धि माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है प्राप्त होता है, ए शैवाल से, बी काई या मॉस से, सी साइल्स से और डी पाइन से। सही उत्तर है कि अगर एक प्रकार के शैवाल से प्राप्त किया जाता है, सो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मनुष्य के वृक्क अर्थात किडनी में बनने वाले स्टोन बने होते हैं, ए कैल्शियम ऑक्सलेट से, बी कैल्शियम से, सी मैग्नीशियम सल्फेट से, डी सोडियम एसीटेट से। सही विकल्प है कैल्शियम ऑक्सलेट से। कैल्शियम ऑक्सलेट का रासायनिक सूत्र होता है CaC2O4। सो आपके शरीर में जो पथरी नाम का पत्थर बनता है, इस पथरी का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सलेट।
सो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वायु विद्युत की सुचालक होती है, इसलिए विद्युत का धरती से ऊपर सुरक्षित संचरण करना संभव होता है। नंबर 2, शुद्ध जल वायु का सुचालक होता है, लेकिन इसमें लवण के घुलने से इसकी सघनता बढ़ जाती है जो इसकी चालकता को कम कर सकती है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है, आपको टिप्पणी करना है। दरअसल दोनों ही बातें गलत हैं। न तो वायु विद्युत की सुचालक होती है और न ही शुद्ध जल विद्युत का सुचालक होता है। तो ये दोनों ही बातें गलत हैं। तो नीचे न तो कथन 1 सही है और न ही कथन 2 सही है, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन डी। दरअसल वायु विद्युत की कुचालक होती है और शुद्ध जल भी विद्युत का कुचालक होता है। इस प्रकार ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। सही विकल्प उत्तर का हो जाएगा डी, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग अग्निशमन में होता है क्योंकि यह दहन में सहयोग नहीं करता। राइट। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाता है जिससे कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड एक आधारभूत ऑक्साइड है और अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है। ये बात गलत है। डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से शुष्क बर्फ बनती है जिसका प्रयोग शीतलीकरण में होता है। आपसे प्रश्न में पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी कथन सही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड एक आधारभूत ऑक्साइड है, ये बात गलत है। दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड है। ठीक है, सो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। पेगासस स्पाईवेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, पेगासस स्पाईवेयर को अमेरिकी कंपनी NSO ग्रुप ने विकसित किया है। नंबर 2, यह स्पाईवेयर फेसबुक वीडियो कॉल ने फीचर की कमजोरी का अनुचित लाभ उठाता है जिससे हमलावरों को केवल लक्षित उपकरण को रिंग करके फ़ोन पर स्पाईवेयर इंजेक्ट करने की अनुमति मिल जाती है। तीसरा, एक बार पेगासस इंस्टॉल हो जाता है, हमलावरों को यूज़र के केवल फेसबुक अकाउंट को लक्षित करने की पूर्ण सुलभता मिलती है। सवाल पूछा गया उपरोक्त में से कौन सा से कथन असत्य है। सो आपका उत्तर है केवल 3। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है जबकि तीसरा स्टेटमेंट गलत है। दरअसल पेगासस स्पाईवेयर इजरायली साइबर मॉम्स फर्म NSO ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है। व्हाट्सएप कॉल के द्वारा ये फ़ोन की घंटी भी बजाने में सक्षम होता है। सो इस प्रकार जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 2 नई IT पहले ICEDASH और अतिथि ATTHI आरंभ की गई है। पहला वित्त मंत्रालय के द्वारा, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, सी संचार मंत्रालय के द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए। दरअसल दोनों ही पहले यानी इनिशिएटिव्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के द्वारा विकसित किया गया है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय नवाचार सूचकांक के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ए, इसको नीति आयोग में नॉलेज पार्टनर के रूप में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर जारी किया है। बी, भारत में तमिलनाडु सबसे ज़्यादा नवाचारी राज्य है। सी, यह 2 आयामों सक्षम एवं प्रदर्शन के औसत स्कोर पर गणना करता है। और डी, 2019 का सूचकांक इसकी शुरुआत से तीसरा संस्करण है। आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो बी ऑप्शन गलत है क्योंकि भारत में तमिलनाडु नहीं कर्नाटक सबसे ज़्यादा नवाचारी कार्यों से संबंधित राज्य है। सो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। साइबर डोम परियोजना साइबर क्राइम को रोकने के लिए और राज्य की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के लिए साइबर सुरक्षा को कम करने हेतु समर्पित प्रमुख सुविधा है।
साइबरडोम परियोजना एक पहल यानी इनिशिएटिव है किसकी? ए कर्नाटक पुलिस की, बी तमिलनाडु पुलिस की, सी पंजाब पुलिस की, डी केरल पुलिस की। उत्तर है केरल पुलिस अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। परमाणु ऊर्जा विभाग ने कोबाल्ट थेरेपी मशीन भाभाट्रॉन का विकास किया है। इस मशीन का उपयोग किया जा सकता है ए कैंसर उपचार, बी बोन मैरो प्रत्यारोपण, सी बाईपास सर्जरी, डी न्यूरोलॉजिकल विकास का पता लगाना। सही उत्तर है ए कैंसर का उपचार करना। भाभाट्रॉन स्वदेशी टेलीकोवोल्ट मशीन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा कैंसर उपचार के लिए विकसित किया गया सफल उत्पादों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 57। वन विभाग ने कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य में शामिल करने के लिए 308.84 हेक्टेयर राजस्व भूमि की पहचान की है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य में भूमि के समावेशन की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सिफारिश की गई है। नंबर 2, इससे इसरो द्वारा सैटेलाइट व्हीकल टेस्ट लॉन्च फैसिलिटी स्थापित करने के लिए दी जा रही जमीन की भरपाई की जा रही है। नंबर 3, KWS यानी कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य 1989 में एक अभयारण्य घोषित किया गया था और यह कर्नाटक के कृष्णा एवं गुंटूर जिले में 194.84 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। आपसे पूछा गया है उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन असत्य है। दरअसल ये तीनों ही कथन असत्य हैं, इसलिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। क्यों ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, समझ लेते हैं। दरअसल कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। KYC में भूमि के समावेशन की सिफारिश वन्यजीव बोर्ड द्वारा की गई है और नेक्स्ट DRDO द्वारा की जा रही है, न कि इसरो के द्वारा। ये भूमि DRDO के साथ लेन देन की गई है, न कि इसरो के द्वारा। तो इस प्रकार तीनों ही स्टेटमेंट इसमें गलत है और आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। प्रत्येक वर्ष 2 से 8 अक्टूबर तक पूरे देश में वन्य जीव सप्ताह भारत के फाउना अर्थात पशु जीवन का संरक्षण करने के आलोक में मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह का आयोजन करता है ए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, बी भारत पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी भारतीय वन्यजीव संस्थान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही विकल्प होगा ए, क्योंकि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यह आयोजन कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, NBWL का गठन पर्यावरण अधिनियम 1972 के अंतर्गत हुआ है। नंबर 2, NBWL वन्य जीव संरक्षण के लिए नीति एवं रणनीति पर सरकार को दिशा निर्देशित करता है। नंबर 3, यह केवल राष्ट्रीय उद्यानों में गैर वानिकी उपयोग के लिए प्रस्तावों का पुनरावलोकन भी करता है। नंबर 4, NBWL की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है। आपसे पूछा गया है कि उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन असत्य है, आपको बताना है, यानी गलत क्या है। तो दरअसल ये चारों ही स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा सी, जो कह रहा है कि 1, 2, 3, 4 के चारों गलत हैं। चलिए साहब, फिर सही क्या है। NBWL का गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया है, पहला फैक्ट। दूसरा, यह एक एडवाइजरी बोर्ड है। यह वन्य जीव के साथ साथ राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य संबंधी प्रस्तावों का भी पुनरावलोकन करता है, जबकि इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। इस प्रकार दिए गए चारों स्टेटमेंट गलत हैं, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। इंटरनेट साथी कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी की एक डिजिटल साक्षरता पहल है। नंबर 2, इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों के लिए ग्रामीण उद्यमिता विकास को हासिल करना है। तीसरा, यह देश भर में लॉन्च किया गया है। बताना है आपको कि उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन असत्य है।
तो दरअसल आपको इसका उत्तर ए चुनना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 के तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। चलिए, क्यों ये विकल्प ए गलत है, ज़रा इसे समझने की कोशिश करते हैं। यह गूगल इंडिया एवं टाटा ट्रस्ट की एक डिजिटल साक्षरता पहल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए है और ये जुलाई 2015 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। कपिल मुनि मंदिर, जहां पर गंगा सागर मेला के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्र होते हैं, सागर के जल स्तर बढ़ने के संकट का सामना कर रहा है और यह अगले कुछ वर्षों में डूब जाएगा। कपिल मुनि मंदिर स्थित है ए काकीनाडा, बी मालप्पुरम, सी सुंदरवन क्षेत्र और डी नेल्लोर। सही आंसर है सी सुंदरवन क्षेत्र। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सारी दुनिया में समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे समुद्र तटीय ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। इसी विषय से संबंधित यह प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। ई औषधि पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ई औषधि एक ऑनलाइन पोर्टल है जो आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के लिए है। नंबर 2, यह लाइसेंस प्राप्त विनिर्माताओं और उनके उत्पादों के बारे में वास्तविक सूचना भी प्रदान करेगा। नंबर 3, यह पोर्टल आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगा। दिए गए कथनों में कौन सा से कथन सत्य है, यह आपको बताना है। ए, बी, सी और डी। इसमें दोस्तों पहला स्टेटमेंट गलत है और बाकी 2 स्टेटमेंट सही हैं। इस हिसाब से आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, बी फॉर बॉम्बे, जो ये कह रहा है कि केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है वो सुन लीजिए। यह आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथ औषधियों के ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली के लिए ई पोर्टल की शुरुआत इसमें की गई है। ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एशियाटिक गोल्डन बिल्ली के बारे में सही है। नंबर 1, यह IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में सूचीबद्ध है। नंबर 2, यह उत्तर पूर्वी भारत के पूर्वी नेपाल से इंडोनेशिया तक पाई जाती है। नंबर 3, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में गोल्डन कैट की 6 रंगों के मॉर्फ की खोज की गई है। सत्य विकल्प का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन कौन सी बातें सही हैं। तो दरअसल पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही बातें जो IUCN के रिपोर्ट्स में आई हैं ये सत्य है, अर्थात ऑप्शन डी सही है। विकल्प डी का चयन करें, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। वन्य जीवों व उनकी IUCN की लाल सूची में श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। नंबर 1, चीरू। नंबर 2, मालाबार गंध बिलाव। नंबर 3, रेड पांडा। नंबर 4, दुगोंग। सुमेलन में चीरू के साथ है संकट निकट, मालाबार गंधविलाव गंभीर संकटग्रस्त, रेड पांडा गंभीर संकटग्रस्त, दुगोंग सुभेद। अब इसमें तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि रेड पांडा को जो IUCN की लिस्ट उसमें गंभीर संकटग्रस्त नहीं, केवल संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में रखा गया है। बाकी पहला, दूसरा और चौथा सुमेलन सही है। सो पहला, दूसरा, चौथा कॉम्बिनेशन है ऑप्शन ए में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। हाल ही में दुर्लभ ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुओं का वन्य पुनः स्थान कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में संचालित किया गया था। ए, गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य। बी, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य। सी, चिल्का झील अभयारण्य। डी, मानस वन्यजीव अभयारण्य। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य। यह अभयारण्य असम में स्थित है। इसे मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। तो सही ऑप्शन है बी, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। कभी कभी समाचारों में रहने देने वाला पद
इलेक्ट्रोस्टोकैलोरिक प्रभाव संबंधित है। एक्चुअल शब्द है इलास्टोकैलोरिक प्रभाव संबंधित है। ए, शीतलन और प्रशीतन से, बी, तनाव के कारण विद्युत उत्पादन से, तनाव और खिंचाव के बीच के संबंध से, और डी, तापमान परिवर्तन के प्रतिक्रिया में विद्युत उत्पादन से। सही आंसर है शीतलन और प्रशीतन से संबंधित, अर्थात ऑप्शन ए सही आंसर होगा। यदि इलास्टोकैलोरिक प्रभाव को बढ़ा दिया जाता है तो फ्रिज एवं एयर कंडीशन में उपयोग किए जाने वाले द्रव प्रशीतक यानी कूलेंट की आवश्यकता को दूर करने में ये सक्षम हो सकते हैं। सो 66 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67। अक्सर समाचारों में रहने वाला पद जियोटेल संबंधित है। ए, कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल से, बी, कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट से, सी, पृथ्वी के चुंबकीय मंडल से, और डी, मानव अंतरिक्ष उड़ान से। सो जियोटेल शब्द संबंधित है सी, पृथ्वी के चुंबकीय मंडल से। चंद्रयान 2 के लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर नाम के एक उपकरण ने ऑर्बिटर के जियोटेल से गुजरने के दौरान चंद्रमा की मिट्टी पर मौजूद आवेशित कणों का पता लगाया है। जियोटेल क्षेत्र सूर्य और पृथ्वी के बीच की पारस्परिक क्रिया के परिणाम स्वरूप मौजूद एक परत या विशिष्टता है जिसे हम जियोटेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। हाल ही में समाचारों में रही एज कंप्यूटिंग संबंधित है। ए, क्वांटम कंप्यूटिंग से, बी, डेटा प्रोसेसिंग से, सी, वायरलेस संचार तकनीक से, डी, मैलवेयर सुरक्षा से। सही आंसर है डाटा प्रोसेसिंग से, अर्थात ऑप्शन बी आपका सही है, बी फॉर बॉम्बे। एज कंप्यूटिंग आपके नेटवर्क के आसपास के डेटा को संशोधित करने का एक उपाय होता है जहां केंद्रीकृत डेटा प्रोसेसिंग वेयरहाउस के बजाय डेटा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। निर्माणाधीन 30 मीटर टेलीस्कोप का उद्देश्य है। नंबर 1, पराबैंगनी से लेकर मध्य अवरक्त तरंगों की तरंगदैर्ध्य का अवलोकन करना। नंबर 2, डार्क मैटर की प्रकृति का अवलोकन करना। नंबर 3, तारों और ग्रहों की उत्पत्ति के संदर्भ में जानकारी एकत्रित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी एंड डी। ये तीनों ही स्टेटमेंट थर्मीमीटर टेलीस्कोप से संबंधित सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन डी का चुनाव करें, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। अगस्त माला बायोस्फीयर रिजर्व के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह रिजर्व कनिकरण जनजाति का निवास स्थान है। नंबर 2, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात केवल एक सही है। यह रिजर्व कनिकरण जनजाति का निवास स्थान है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में अवस्थित है जबकि अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, हरित पटाखों के लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन PESO का अनुमोदन आवश्यक है। नंबर 2, हरित पटाखों राष्ट्रीय पर्यावरण एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार किए गए हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? 4 ऑप्शन है। चूँकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं इसलिए सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। चलिए इस बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल कर दें। पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन PESO वाणिज्य मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय है जिसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर विलुप्त प्राय रेड पांडा को देखा जा सकता है? नंबर 1, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 3, कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। दरअसल
विलुप्त रेड पांडा को इन तीनों ही जगह पर आप देख सकते हैं, यानी इन तीनों ही जगहों पर इन्हें रखा गया है। जिस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे 1, 2 एंड 3। रेड पांडा को उपरोक्त 3 स्थलों के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय पार्कों में भी देखा जा सकता है, जैसे नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में, और दूसरा सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान दार्जिलिंग में भी रेड पांडा की उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक प्रस्तावित है? 4 ऑप्शन है, ए हैदराबाद, बी लखनऊ, सी भोपाल, डी दिल्ली। चूंकि इसे भोपाल में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, इस वजह से आपका विकल्प हो जाएगा विकल्प सी भोपाल। इसकी स्थापना के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB एवं भोपाल नगर निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की परिवेश पहल की व्याख्या करता है? ए, विभिन्न पादप प्रजातियों को सूचीबद्ध करने के लिए ई पहल, बी, पर्यावरणीय अनुमोदन के लिए ई पोर्टल, सी, वन संसाधनों के आनुवंशिक उपयोग की स्वीकृति के लिए पोर्टल, और डी, स्वच्छ विकास तंत्र की स्वीकृति। सही विकल्प है विकल्प बी, पर्यावरणीय अनुमोदन के लिए ई पोर्टल, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित अधिनियमों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी क्रोनोलॉजी में सेट करिए। नंबर 1, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। नंबर 2, वन संरक्षण अधिनियम। नंबर 3, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। चौथा, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। चलिए, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में स्टैब्लिश हुआ था। नंबर 2, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में स्टैब्लिश हुआ था। नंबर 3, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में स्टैब्लिश हुआ था। और नंबर 4, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में स्टैब्लिश हुआ था। इस प्रकार जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो नंबर 1 पहले आएगा, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, फिर आएगा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, फिर आएगा वन संरक्षण अधिनियम, और फिर आएगा जल प्रदूषण उसके बाद आएगा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, यानी 1, 4, 2, 3। और ऐसा कॉम्बिनेशन दिया गया है ऑप्शन डी में, डी फॉर दिल्ली। सो आपका सही विकल्प होगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। हाल ही में निम्नलिखित में से किस बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी टाइगर रिजर्व में हैप्टिस, कैसियातोरा और पार्थेनियम जैसी आक्रामक खरपतवार प्रजातियों के कारण बाघों के आवास के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है? ए, बुक्सा टाइगर रिजर्व, बी, पेंच टाइगर रिजर्व, सी, केवल टाइगर रिजर्व, और डी, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ये घटना केवल टाइगर रिजर्व में हुई है। केवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद जिले में स्थित है। यहाँ इस तरह के खरपतवारों की वजह से बाघों के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था। सो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता अभिसमय कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एक गैर बाध्यकारी बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता है। दूसरा, जैव विविधता अधिनियम 2002 का प्रयोजन जैविक संसाधनों और संबद्ध ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न लाभों की न्याय संगत साझेदारी को सुनिश्चित करना है। सवाल पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सो आंसर बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है, जिसमें लिखा है जैव विविधता अभिसमय एक गैर बाध्यकारी बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता है, जबकि यह एक बाध्यकारी बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता है। सो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। इंडीजेन जीनोम परियोजना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह पहल जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा कार्यान्वित की गई थी।
नंबर 2, यह पहल मुख्य रूप से जीन एडिटिंग से संबंधित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है आपको बताना है। दरअसल ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। इस आधार पर आपको सही विकल्प हो गया विकल्प डी फॉर दिल्ली, अर्थात ना तो पहला कथन सही है और ना ही दूसरा कथन सही है। सही क्या है चलिए बता देते हैं। इंडीजेन पहल को CSIR द्वारा अप्रैल 2019 में शुरू किया गया था। इंडीजेन जीन सीक्वेंसिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। मैंग्रोव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मैंग्रोव उच्च लवणता, उच्च तापमान और दलदली मिट्टी में जीवित रह सकते हैं। नंबर 2, मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर परियोजना IUCN और UNDP का संयुक्त कार्यक्रम है। आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। तो चूंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। IUCN रेड लिस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह प्रजातियों के विलोप के खतरे को 4 श्रेणियों में विभाजित करता है। नंबर 2, यह SDG के लिए एक प्रमुख संकेतक है। प्रयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है आपको बताना है। चूंकि दूसरा ही स्टेटमेंट केवल सही है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा विकल्प बी फॉर बॉम्बे। चलिए पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है वो भी समझ लीजिए। दरअसल IUCN रेड लिस्ट प्रजातियों के विलोपन के खतरे के 9 प्रकारों यानी 9 श्रेणियों में वो उन खतरों को विभाजित करता है, ना कि 4 श्रेणियों में। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसलिए आपका विकल्प हो जाएगा विकल्प बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। नंबर 1, मानव शरीर में उर्विका अर्थात फीमर सबसे लंबी अस्थि है। नंबर 2, हैजा रोग जीवाणुओं के द्वारा होता है। नंबर 3, एथलीट फुट रोग विषाणुओं के द्वारा होता है। अब इसमें पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा न होकर फंजाइज के द्वारा होता है, जिसे हिंदी में कवक कहते हैं। सो कूट में आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो केवल पहला और दूसरा सही है, लिहाजा ऑप्शन सी आपके लिए सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। सूची 1 स्मारक को सूची 2 विशेषताओं से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, ए ताजमहल, बी फतेहपुर सीकरी प्रसाद संकुल, सी गोल गुंबद और डी शेर शाह का मकबरा। सूची 2 में ए है धारणिक रूपों का व्यापक प्रयोग। नंबर 2, पूर्ण आधुनिक भारत में निर्मित विशालतम गुंबद और 3 पानी से घिरा हुआ स्थान और 4 कंदाकार गुंबद। इन्हें मैच करना है। चलिए इन्हें मैच करते हैं। ए ताजमहल को कंदाकार गुंबद से मैच कर दीजिए। ये हो गया, कंद का मतलब होता है प्याज, तो प्याज के आकार का गुंबद बना हुआ है, तो आप इसको कह दीजिए ताजमहल को ए को 4 से कनेक्ट कर दीजिए। बी फतेहपुर सीकरी जो प्रसाद है वो धार्मिक रूपों का इसमें व्यापक प्रयोग किया गया है, तो बी को 1 से कनेक्ट कर दीजिए। नंबर 3, गोल गुंबद अपने समय से बने हुए और आज तक के रिकॉर्ड के हिसाब से पूर्ण रूप से आधुनिक भारत में निर्मित विशालतम गुंबद में से एक है, तो इसे 2 से मैच कर दीजिए। सी को 2 से मैच कर दीजिए। डी शेर शाह का मकबरा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, सो डी को 3 से मैच कर दीजिए। आपका कॉम्बिनेशन बना ए का 1, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ऐसा विकल्प है विकल्प डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। मुगल काल में शाही व्यवस्था से जुड़े चित्रकारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? नहीं पर ध्यान दीजिएगा। ए, वे सामान्य जन और उनके जीवन का अंकन नहीं करते थे, ये बात सही है। उन्होंने अपने चित्रों में शिल्प विज्ञानीय यंत्रों को कभी प्रदर्शित नहीं किया, ये भी बात सही है।
सी, उन्होंने संयुक्त कृषि के रूप में कभी चित्र नहीं बनाए, ये बात भी सही है। डी, उन्होंने अपनी सबीहें यानी पोर्ट्रेट्स कभी नहीं बनवाई, ये गलत बात है। सो ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि जहांगीर का काल ऐसे पोर्ट्रेट्स के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। सो ऑप्शन डी फॉर दिल्ली आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। सूची 1 व सूची 2 को मिलाएं तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 अंग्रेज गवर्नर जनरलों और वायसराय के नाम दिए गए हैं, और सूची 2 में उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य दिए गए हैं, आपको उन्हें सुमेलित करना है। सूची 1 में ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड कर्जन। सामने सूची 2 में नंबर 1 पर है सती प्रथा का निषेध, नंबर 2 पे है स्वायत्त शासन, नंबर 3 पे है बंगाल का विभाजन, नंबर 4 पे है व्यापहरण का सिद्धांत। चलिए मैच करते हैं। ए लॉर्ड डलहौजी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यापगत के सिद्धांत या व्यापहरण के सिद्धांत से जोड़ दीजिए, ए को 4 से मैच कर दीजिए। बी लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा निषेध अधिनियम से जोड़ दीजिए, यानी बी को 1 से कनेक्ट कर दीजिए। सी लॉर्ड रिपन को 2 से कनेक्ट कर दीजिए, स्वायत्त शासनवादी व्यवस्था के लिए लॉर्ड रिपन का काल विशेष रूप से जाना जाता है। और डी है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन को बंगाल के विभाजन से जोड़ दीजिए, 1905 ईस्वी में उन्होंने बंगाल का विभाजन कराया था। इस प्रकार आपका कॉम्बिनेशन बना ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, और ऐसा विकल्प आपको विकल्प ए में मिलेगा। सही विकल्प ए का चुनाव करें। चलिए कुछ अतिरिक्त जानकारी भी जोड़ देते हैं इसमें। सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 ईस्वी में पहली बार लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में आया था। फिर स्वायत्त शासन व्यवस्था 1882 में आया था। बंगाल का विभाजन कर्जन ने 1905 ईस्वी में किया था, और व्यापहरण का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 56 ईस्वी के अपने कार्यकाल के दौरान किया था। यह अतिरिक्त जानकारी कुछ अन्य प्रश्नों के उत्तर में आपको मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट से कीजिए। सूची 1 में लेखक हैं और सूची 2 में उनकी कृतियां हैं, आपको उन्हें मैच करना है। ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी माइकल मधुसूदन दास, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी सरोजनी नायडू। सूची 2 में कृतियों के नाम हैं नंबर 1 आनंद मठ, नंबर 2 कैप्टिव लेडी, नंबर 3 गोरा, नंबर 4 द ब्रोकन विंग। चलिए इन्हें मैच करते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी को आनंद मठ से मैच करिए, ए का 1। माइकल मधुसूदन दास ने कैप्टिव लेडी नाम का के साहित्य का निर्माण किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गोरा लिखी, और सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग की लेखिका थी। इस प्रकार कॉम्बिनेशन बना ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, और ऐसा कॉम्बिनेशन आपको विकल्प ए में मिलेगा। सो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में एक तरफ भूमि के विभिन्न प्रकारों के नाम हैं और दूसरी तरफ उनकी विशिष्टताओं के बारे में वर्णन है, आपको उन्हें मैच करना है। सूची 1 में ए परती, बी पोलज, सी बंजर, डी चाचर। सूची 2 में नंबर 1 लिखा लगभग प्रतिवर्ष किसी कृषि की जाने वाली भूमि। नंबर 2 भूमि जो 2 से 3 वर्ष तक जोती नहीं जाती थी। नंबर 3 बंजर भूमि, और नंबर 4 भूमि जो 3 वर्ष से अधिक के लिए बंजर रहती थी। चलिए इन्हें मैच करते हैं। ए परती भूमि, ए को 2 से मैच करिए। ऐसी भूमि जो 2 से 3 वर्ष तक जोती नहीं जाती थी उसे परती भूमि कहा जाता था। पोलज भूमि वो थी जहां हर साल खेती होती थी, तो बी को 1 से मैच कर दीजिए। नेक्स्ट सी बंजर भूमि को बंजर भूमि ही लिख दिया गया। इसमें बंजर भूमि नॉर्मली 5 साल से अधिक जिस भूमि पर खेती नहीं होती तो उसे बंजर कहते थे, तो बंजर को बंजर भूमि ही लिखा गया है, तो आपके लिए आसान है। सी को 3 से मैच कर दीजिए। और डी चाचर है, जो भूमि जो 3
वर्ष से अधिक के लिए बंजर रहती थी उसे चाचर कहा जाता था। ऐसी भूमि को चाचर भूमि कहते थे। सो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी फॉर बॉम्बे, क्योंकि ए को 2 से, बी को 1 से, सी को 3 से और डी को 4 से जब मैच करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपके सामने बी ऑप्शन में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 कुछ मेडिकल टेस्ट के नाम लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म में, और सूची 2 में वो किस अंग के टेस्ट से संबंधित हैं ये आपको मैच करना है। सूची 1 में AEEG, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल एन्सेफेलोग्राफी। नंबर 2 या बी नंबर पे है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सी है EOG, इलेक्ट्रोओक्युलोग्राफी। एंड डी है EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। दूसरी तरफ आपको बताना है कि किससे संबंधित है, मांसपेशी के परीक्षण से, दूसरा आँख के परीक्षण से, तीसरा मस्तिष्क के परीक्षण से और चौथा हृदय के परीक्षण से। चलिए इन्हें मैच करते हैं। इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राफी दरअसल मस्तिष्क के तरंगों या सूचनाओं के प्रवाह को अध्ययन करता है, तो ए को 3 से मैच कर दीजिए। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय के गतिविधियों या उसके तरंगों का अध्ययन करता है, तो इसे ECG कहते हैं। इसे आप हृदय से यानी 4 से मैच कर दीजिए। EOG इलेक्ट्रोओक्युलोग्राफी आँखों के रेटिना उसकी कार्यप्रणाली की जांच करता है, सो यह आँख से संबंधित है, तो सी को 2 से मैच कर दीजिए। EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी मांसपेशियों के न्यूरॉन्स रिस्पॉन्स का अध्ययन करने या एक प्रकार से मांसपेशियों की प्रतिक्रियात्मक परीक्षण क्षमता को परीक्षित करता है, सो मांसपेशी परीक्षण के लिए है, तो डी को 1 से मैच कर दीजिए। अब मैचिंग हुआ ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, और ऐसा मैच मिलेगा बी ऑप्शन में, बी फॉर बॉम्बे, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ वैज्ञानिक उपकरण हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं। नंबर 1 है LED, यानी सूची 1 में ए LED, बी LCD, सी SARS और डी SCID। दूसरी तरफ है सूची 2 में बबल बॉय सिंड्रोम। नंबर 2 पक्षी की बीमारी का नाम। नंबर 3 लागत प्रभावी प्रकाश स्रोत, और चौथा लोकप्रिय और प्रभावशाली मोबाइल की स्क्रीन। अब इसे मैच करते हैं। मैच करने के लिए LED को आप लागत प्रभावी प्रकाश स्रोत यानी लाइट एमिटिंग डायोड को आप सी से मैच कर दीजिए। चलिए बी LCD, इसका फुल फॉर्म है लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। ये सामान्यतः टेलीविज़न और मोबाइल के लोकप्रिय और प्रभावशाली स्क्रीन के रूप में विगत समय से प्रचलित रहा है। इसे आप आपके दिए गए सूची 2 के ऑप्शन 4 से मैच करिए, लोकप्रिय और प्रभावशाली मोबाइल की स्क्रीन। नेक्स्ट है सी SARS यानी सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये दूसरे नंबर पर श्वसन संबंधी बीमारी दिया है, उसके साथ इसे मैच कर दीजिए। नेक्स्ट है डी SCID, जिसका फुल फॉर्म है सीवियर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी। इससे बबल बॉय सिंड्रोम होता है। ये एक तरह की आनुवंशिक बीमारी है, यानी कि प्रतिरक्षा की कमजोरी संबंधी एक बीमारी है। इसे आप 1 के साथ मैच कर दीजिए। इस तरह से आपके सामने जो कॉम्बिनेशन आया वो कॉम्बिनेशन आया ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, और ऐसा कॉम्बिनेशन है डी, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? ए अशफाकुल्ला खां, बी राजेंद्र लाहिड़ी, सी रामप्रसाद बिस्मिल, डी चंद्रशेखर आज़ाद। सही उत्तर है विकल्प डी
चंद्रशेखर आज़ाद। दरअसल HRA के द्वारा यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन ट्रेन में डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूटा गया था। 29 क्रांतिकारियों को इसमें गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई, जबकि इसमें शामिल चंद्रशेखर आज़ाद बच निकले थे। इसलिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों में कहाँ विद्रोह हुआ? ए कैलकाटा में, बी मद्रास में, सी विशाखापत्तनम में, डी बम्बई में। सही उत्तर है डी बम्बई में। दरअसल 18 फरवरी 1946 ईस्वी को रॉयल इंडियन नेवी के सिग्नल्स प्रशिक्षण संस्थान SMIS तलवार के गैर कमीशन्ड अधिकारियों एवं सिपाहियों ने, जिन्हें रेटिंग्स कहा जाता था, विद्रोह कर दिया था। इसी विद्रोह को रॉयल नेवी विद्रोह के नाम से जाना गया और यह विद्रोह, जिसे नौसैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, सारे भारत में कुछ समय के बाद फैल गया था, जिसे भारत के लगभग सभी राजनीतिक दलों और विचारधाराओं की पार्टियों ने समर्थन भी दिया था। ये अंग्रेजी सेना में हुआ ये पहला ऐसा विद्रोह था जिससे अंग्रेज पूरी तरह से डर गए और आने वाले समय में उन्हें भारत से अपने को वापस जाने के बारे में विचार करना पड़ा। इस विद्रोह का प्रारंभ बॉम्बे में हुआ था, जो आज मुंबई कहलाता है। तो आपका सही विकल्प हो गया डी फॉर दिल्ली। The correct answer for question number 91 is A, 4321. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। कनिष्क कला एवं साहित्य का एक महान संरक्षक था। निम्न में से कौन से व्यक्ति उसकी राज्यसभा को शोभायमान करते थे? दरअसल उसकी सभा में अश्वघोष, नागार्जुन, नागासेन और वसुमित्र जैसे विशेषज्ञ शोभायमान थे। लिहाजा ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में। सही आंसर हो जाएगा 92 का आंसर बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन से संबंधित मराठा संतों का सही कालानुक्रम कौन सा है? ए नामदेव, तुकाराम, एकनाथ और रामदास, बी रामदास, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, सी नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, डी रामदास, तुकाराम, एकनाथ, रामदेव। सही आंसर है विकल्प सी, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम एवं रामदास। चलिए इनके बारे में को जान लेते हैं। सबसे पहले आने वाले नामदेव बरकारी संप्रदाय की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा मराठी गीतों को संकलित करते हुए अभंगों के रूप में स्थापित किया था। नंबर 2 पे आते हैं एकनाथ। ज्ञानेश्वरी का विश्वसनीय संस्करण इन्होंने प्रकाशित कराया था। नंबर 3 पे आते हैं तुकाराम, ये शिवाजी के समकालीन थे। इसके बाद नाम आता है रामदास जी का, जो शिवाजी के गुरु और दसबोध जैसे महत्वपूर्ण साहित्य के रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी क्लोरीन, सी अमोनिया और डी यूरिया। सही विकल्प हो जाएगा सी अमोनिया। मूत्रालयों में यूरिन के साथ जो कॉम्बिनेशन रसायन का निकलता है उससे अमोनिया नाम की गैस पैदा होती है, जो एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। इस प्रकार आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में भारत में बने कुछ मंदिरों के नाम हैं और दूसरे में सूची 2 में उन स्थानों का नाम है जहां पर इनकी स्थापना हुई है। सूची 1 में है ए शैलकृत रथ, बी कैलाश मंदिर, सी बृहदेश्वर मंदिर और डी पार्वती मंदिर। दूसरी तरफ स्थानों के नाम है नंबर 1 पर अलोरा, नंबर 2 में महाबलीपुरम, नंबर 3 पर है नचना कुठार और नंबर 4 पर है तंजावुर। चलिए इसे मैच करते हैं। ए शैलकृत मंदिर जो है वो महाबलीपुरम में बने हुए हैं। इन्हें मंडप और रथ मंदिरों के नाम से जाना जाता है। तो शैलकृत मंदिरों को हम रथ के रूप में वर्णित करते हैं और ये महाबलीपुरम में बने हैं, जो
पल्लवकालीन मंदिर निर्माण कला शैली के अद्वितीय उदाहरण हैं। ए को 2 से मैच कर दीजिए। दूसरा है कैलाश मंदिर। बी, कैलाश मंदिर का संबंध एलोरा नाम की जगह से है, तो ऐसे ये भी दक्षिण भारत की द्रविड़ मंदिर निर्माण कला शैली की विशिष्ट रचना है, जिसे दक्षिण भारतीय राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। तो बी को 1 से मैच कर दीजिए। नंबर सी, बृहदीश्वर मंदिर। ये चोल शासक राजराज के द्वारा तंजावुर में बनाया गया सबसे ऊंचा मंदिर है, जो आज भी ग्रेनाइट पत्थरों से भारत में बने सबसे ऊंचे मंदिर के रूप में रिकॉर्ड है। सो बृहदीश्वर मंदिर को सी को 4 से मैच कर दीजिए। चौथा है डी, पार्वती मंदिर। ये नागर शैली का मंदिर है, जो मध्य प्रदेश के नचना कुठार नाम के क्षेत्र में निर्मित है। ये प्राचीनतम नागर शैली के मंदिरों में से एक है, जो गुप्त काल के दौरान बनाए गए थे। इस प्रकार ए, बी, सी तीनों द्रविड़ शैली के मंदिरों के बेहतर उदाहरण हैं, जबकि डी, पार्वती जो मंदिर है वो नागर शैली के बने मंदिरों के बेहतर उदाहरणों में से एक है। इस प्रकार जो कॉम्बिनेशन बना ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ये कॉम्बिनेशन ऑप्शन डी में मिलता है, डी फॉर दिल्ली। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ डेट्स दी गई हैं और सूची 2 में आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कुछ प्रमुख घटनाओं का जिक्र है। आपको सुमेलित करना है कि कौन सी तिथि पर कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी। सूची 1 में ए के आगे लिखा है 16 अगस्त 1946, बी के आगे लिखा है 2 दिसंबर 1946, सी के आगे लिखा है 13 अक्टूबर 1946 और डी के आगे लिखा है 9 दिसंबर 1946। सूची 2 में लिखा है नंबर 1, मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाती है और कलकत्ता में यहाँ संघार होता है। नंबर 2 में लिखा है कि इस दिन अंतरिम सरकार बनी थी। नंबर 3 में लिखा है मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने के लिए सहमत हो जाती है। और नंबर 4 में लिखा है संविधान सभा नई दिल्ली में अधिवेशन करती है। चलिए इसे मैच करते हैं। ए, 16 अगस्त 1946 की घटना मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाती है और कलकत्ता में संहार होता है, नरसंहार होता है। तो ए को 1 से मैच कर दीजिए, सही है ये। 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार के निर्माण के गठन की बात स्वीकार की जाती है, तो बी को 2 से मैच कर दीजिए। सी, 13 अक्टूबर को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए सहमत हो जाती है, ये सी का 3 से मैच कर दीजिए और डी को 4 से मैच कर दीजिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा नई दिल्ली में अधिवेशन करती है। इस प्रकार जो कॉम्बिनेशन बना वो बना ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। कुल मिलाकर के ये कॉम्बिनेशन 1, 2, 3, 4, ए का 1, बी 2, सी 3 और डी 4, ये ऑप्शन ए में मिलता है और ये ऑप्शन ए ही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में मॉडर्न इंडिया की कुछ प्रमुख घटनाओं का जिक्र है और सूची 2 में संबंधित गवर्नर जनरल या वायसरायों के नाम हैं। आपको उन्हें मैच करना है कि कौन किससे मैच करता है। सूची ए में लिखा हुआ है ए, 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बी में लिखा है 1904 का इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, सी में लिखा है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट और डी में लिखा है 1919 का रॉलेट एक्ट। अब इसके सामने सूची 2 में लिखा हुआ है नंबर 1 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड, नंबर 2 में लिखा है लॉर्ड कर्जन, नंबर 3 में लिखा है लॉर्ड लिटन और नंबर 4 में लिखा है लॉर्ड मिंटो। चलिए इन सभी को आपस में मैच करते हैं। जब इनको मैच करेंगे तो पहला है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसे लॉर्ड लिटन के समय में पारित किया गया था, सो ए को 3 से मैच कर दीजिए। 1904 का इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था और लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था, सो बी को 2 से मैच कर दीजिए। सी है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया था लॉर्ड मिंटो के समय में, तो इसे सी को 4 के साथ मैच कर दीजिए।
डी 1919 का रॉलेट एक्ट पारित किया गया था चेम्सफोर्ड के समय में, इसीलिए इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। डी को 1 से मैच कर दीजिए। तो आपके सामने जो कॉम्बिनेशन बना, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1, और ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा ऑप्शन डी में, डी फॉर दिल्ली। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, कौन से युग्म सत्य हैं? नंबर 1 कलचुरी संवत 248 ईस्वी, नंबर 2 हर्ष संवत 606 ईस्वी, नंबर 3 गुप्त संवत 319 ईस्वी, नंबर 4 विक्रमी संवत 58 ईसा पूर्व, नंबर 5 शक संवत 78 ईस्वी। अब नीचे के कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो चूंकि ये 5 के पाँचों कैलेंडर पूरी तरह से सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर डी। 1 2 3 4 5 पाँचों युग्म पूरी तरीके से इसमें सही दिए गए हैं। इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर ये पूरे कैलेंडर्स हैं जिनको आपको ध्यान से समझना होगा। आपका सही विकल्प हो गया विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, सल्तनत काल में लगाए गए करों पर विचार करें एवं सत्य कथन पहचानें। नंबर 1 ज़कात नामक धार्मिक कर केवल मुसलमानों से लिया जा सकता था और इसका प्रयोग मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए किया जाता था। नंबर 2 खराज गैर मुस्लिमों से लिया जाता था जो 1/10 से 1/2 के बीच होता था। नंबर 3 खम्स या खुम्स युद्ध से प्राप्त धन का 1/5 होता था। नंबर 4 उस्र एक भू राजस्व था जो मुस्लिम देते थे। आपसे पूछा गया कूट में कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो चूंकि ये चारों स्टेटमेंट सही हैं इसलिए डी आंसर आपका सही हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? नंबर 1 प्रांतीय स्वायत्तता अस्तित्व में आई, सही बात है। बी द्विसदनी विधानमंडल 6 प्रांतों में उपबंधित किए गए, ये भी बात सही है। सी सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र और अधिप्रतिनिधित्व के सिद्धांत और विस्तारित किए गए, ये भी बात सही है। डी राज्यों को महासंघ में प्रविष्ट होने के लिए बाध्य किया गया, ये बात सत्य नहीं है। सो आपका आंसर हो जाएगा डी।